हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल जेम्स ऑफ एनसीईआरटी पे। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स तक कर चुके थे। हम लोग आज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें डेंसिटी के बारे में। और थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। यही तीनों चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, यानी कि जब आपका अल्काइल हैलाइड प्योर रहेगा तो उसका कोई कलर नहीं रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। अभी हम लोग हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, यानी कि अगर आप ब्रोमाइड को या आयोडाइड को अगर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में लाएंगे तो ये आपको कलर डेवलप कर लेता है। जब प्योर था तो कलरलेस था, और जब आप लाइट के प्रेजेंस में लाएंगे तो ये आपको कलर डेवलप कर लेता है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। कुछ अल्काइल हैलाइड, मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, यानी कि कुछ अल्काइल हैलाइड आपको ऐसा है जो आपका स्मेल में स्वीट दे देगा। हम लोग यहाँ पे बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। यानी कि मिथाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो CH3 आपका हो गया Cl। मिथाइल ब्रोमाइड की बात करेंगे तो CH3 Br हो गया, CH3 आपका हो गया यहाँ पे Br। और इसके बाद इथाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा CH3 CH2 Cl, Cl। और क्लोरोफ्लोरोमीथेन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग CH2 Cl और F। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपको सभी रूम टेम्परेचर पे गैस मिलेगा। हाइयर मेंबर आर लिक्विड और सॉलिड, और इससे आज ज्यादा हम लोग हाइयर मेंबर पे जाएंगे तो कुछ हम लोगों को लिक्विड मिलेगा और कुछ सॉलिड मिलेगा। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर, यानी कि आपको पहले से ही पता है, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका अल्काइल हैलाइड RCl, यहाँ पे आपको Cl जो है ना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ पे हम लोग इस पे डेल माइनस देखते हैं और यहाँ पे आपको डेल प्लस आ जाता है। ये जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल निगेटिव चार्ज आ चुका है, इसीलिए हम लोग इसको पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे बोलते हैं। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मोलिकुलर मास, यानी कि पोलैरिटी अगर मान लीजिए ज्यादा है, जितना ज्यादा पोलैरिटी होता चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता चला जाएगा, और आपका मोलिकुलर मास भी साइज बढ़ेगा तो बढ़ते चला जाएगा टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा होते चला जाएगा। दैट इज व्हाई the boiling point of chloride, bromide and iodide are considerably higher than those of the hydrocarbon of comparable molecular mass। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आपको नीचे जाते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, आपको पता है कि साइज बढ़ते चला जाएगा। साइज जो है आपका यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो मास भी बढ़ते चला जाएगा, और मास बढ़ेगा तो आपको मास बढ़ने के कारण, साइज बढ़ने के कारण, तो ये जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है और ज्यादा जो है आपका उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते चला जा रहा है। यानी कि आप RCl के बाद आप RBr को जोड़ सकते हैं एंड RI को जोड़ सकते हैं, और नीचे आएंगे तो आपका साइज जो है बढ़ने के कारण आपका ये आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते चला जाएगा। द अट्रैक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर एज मॉलिक्यूल्स गेट्स बिगर इन साइज। अगर मान लीजिए कि साइज मॉलिक्यूल्स का बढ़ते चला जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन। The pattern of variation of boiling point of different halide is depicted in figure. For the same alkyl group, the boiling point of alkyl halide decreases in the order of Ri, RBr, यानी कि ये अगर मान लीजिए आपका alkyl halide सेम है, यहाँ पे आपको दो केस मिलेगा। फर्स्ट केस में हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट केस हम लोग बात कर रहे हैं फॉर
फॉर सेम अल्काइल हैलाइड, फॉर सेम अल्काइल, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप सेम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर सेम अल्काइल हैलाइड में यहाँ अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप की हम लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अल्काइल ग्रुप सेम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग CH3 लिए, ठीक है, तो CH3 आए लेते हैं हम लोग, CH3 Br ले लेते हैं और CH3 Cl ले लेंगे और हम लोग CH3 F ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन जो है आपका एक ही है सभी में, अल्काइल ग्रुप मिथाइल ही है सभी में, तो हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, और इससे कम ब्रोमीन का, और इससे कम क्लोराइड का, और इससे कम आपका फ्लोराइड का होगा, क्योंकि सबसे छोटा साइज आपका फ्लोरीन का आता है। हम लोग नेक्स्ट एक और देखने वाले हैं यहाँ पे, दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन साइज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज कर जाता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और इसके कारण हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है। एक और आता है इसमें केस, हम लोग दूसरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका सेम है, ये आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आपको डिफरेंट है लेकिन हाइड्रोजन एटम सेम है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे सेकेंड बात करेंगे फॉर सेम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। अगर मान लीजिए कि इसमें अगर आपको अल्काइल ग्रुप डिफरेंट और हाइड्रोजन एटम सेम है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे CH3Cl, और यहाँ पे हम लोग CH3CH2Cl, और यहाँ पे आपका CH3CH2Cl, यानी कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि Cl सेम है, हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का नंबर जो है ना इंक्रीज करते जा रहा है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, और यहाँ पे प्रोपाइल है, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर जितना ज्यादा बढ़ रहा है तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हुए चला जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ये आपका एग्जांपल में लिया हुआ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि ये आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ब्रांचिंग एंड मोलिकुलर मास को याद रखना पड़ेगा। और इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नॉर्मल है, ये आपको 1 2 3 4 4 कार्बन है और Br लगा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल है। इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक ब्रांचिंग हो गया है, यानी कि ये 1 और 2 नंबर पे आपका ब्रांचिंग हो गया, और यहाँ पे आपका 2 नंबर पे 2 ब्रांचिंग हो गया, तो यहाँ पे आप खुद से देख रहे हैं कि ब्रांचिंग इसमें नहीं है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, एक ब्रांचिंग है तो 364 है, और अगर यहाँ पे 2 ब्रांचिंग हो गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे 346 सबसे कम हो गया। यानी कि ये जो आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसका 3 आइसोमर बनता है, ये तीनों, इस तीनों में आपका ब्रांचिंग जितना ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इतना कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा आपका ब्रांचिंग कम रहेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं हैलो एरिन्स में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम, however the para isomers are the higher melting as compared to their ortho and meta isomers, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको डायहेलोबेंजीन में, यानी कि 2 हैलोजन है इसमें, डायहेलोबेंजीन में आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, लेकिन हम लोग जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू, क्यों ज्यादा होता है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर, यानी कि पैरा आइसोमर्स जो है आपका ये सिमेट्रिकल है, ऑर्थो एंड पैरा जो है, ऑर्थो एंड मेटा सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, जो सिमेट्रिकल होने के कारण क्या हो जाता है, दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड
मेटा आइसोमर्स, यानी कि ये जो पैरा आइसोमर्स है ये आपको क्रिस्टल के अंदर इजीली फिट हो जाता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा हो जाता है एंड ऑर्थो एंड मेटा का कम हो जाता है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपका पैरा, और ये आपको यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं, ये है आपका ऑर्थो, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लगा हुआ, इसके जस्ट बगल वाला पे Cl2 लगा हुआ ब्रांचिंग इस साइड या इस साइड, तो इस दोनों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑर्थो। और इसके आपका सेकंड वाला पे लगा हुआ है, चाहे यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे लगा हो, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं, इस दोनों पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा, और यहाँ पे अपोजिट साइड वाला को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैरा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है आपको मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक बेंजीन देख रहे हैं, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे भी एक इसका Cl है। इसमें अगर मान लीजिए कि फिट करना है तो ये सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं, ये आपको दोनों साइड इक्वल और मिरर इमेज देख सकते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे अगर दूसरा वाला लेंगे तो यहाँ पे भी Cl है और यहाँ पे भी, ये इजीली फिट हो जाएगा, लेकिन ऑर्थो एंड मेटा के केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होता। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। यहाँ तक हम लोग जो है ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। साइज से जो है आपका मोलिकुलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज करते चला जाता है। यहाँ पे हम लोग हेलो बेंजीन वाला देख लेते हैं, आपको हेलो एरिन्स में देख लेते हैं। ये आपको हेलो बेंजीन में 2 हैलोजन है, डाई हेलो बेंजीन है, मतलब ये आपको डाई हेलो बेंजीन में जो पैरा आइसोमर्स है सभी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट सबका सेम है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका 453, 446, 448 सिमिलर है, लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पैरा आइसोमर्स जो है आपका ये आपको सिमेट्रिकल है, ऑर्थो एंड मेटा जो है सिमेट्रिकल नहीं है, और सिमेट्रिकल होने के कारण क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट होगा। हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में, और हम लोगों को पहले से भी पता है कि डेंसिटी जो होता है ये होता है आपको मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, वॉल्यूम जितना कम होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। यानी कि ब्रोमो आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, यानी कि आपका यहाँ पे जितना ज्यादा साइज बढ़ते जा रहा है, ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव में साइज बढ़ते चला जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि साइज बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। The density increases with increase in number of carbon atom, halogen atom and atomic mass of halogen atoms, यानी कि कुछ भी बढ़ेगा इसमें से तो डेंसिटी आपका इंक्रीज करते जाएगा। हम लोग यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं, यहाँ पे आपको NC3H7Cl और NC3H7Br और NC3H7I। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लोरीन से आपको ब्रोमीन है और आयोडीन, तो आपको आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, तो मोलिकुलर मास भी आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, और इससे कम आपका Br का होता है, उससे कम आपका Cl का होता है, इसीलिए हम लोग उसको डेंसिटी को भी कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको आयोडीन वाले को होगा, उससे कम आपका Br, उससे कम आपका Cl वाले को होगा। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन जो है आपका सेम ही है, कार्बन आपका सेम है, यानी कि आपको CH2Cl2 CHCl3 और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CCl4, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन सेम है लेकिन Cl का नंबर बढ़ते जा रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 Cl है, तो जितना ज्यादा Cl बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा इसका मोलिकुलर मास बढ़ेगा, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो है आपका डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा CCl4 का है 1.595, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, और इससे कम आपका CL3 का, और इससे भी कम हो जाएगा आपका CHCl2। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेबल। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी में हम लोग देखेंगे कि हाइलो एल्केन जो होता है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर, यानी कि आपको हाइलो एल्केन जो होता है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन ये आपको हाइलो एल्केन जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है। क्यों डिजोल्व होता है यही हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको हाइलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर इन ऑर्डर टू डिजोल्व
हैलो एल्केन इन वाटर, यानी कि अगर आप हैलो एल्केन को वाटर में डिजोल्व करवाना चाहते हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड to overcome the attraction between haloalkane molecule and break the hydrogen bond between water molecules. Less energy is released when new attraction are set up between the haloalkane and the water molecule, as these are not as strong as the original hydrogen bond in water. यानी कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी में, सबसे पहले आपको पहले से ही पता है कि RCl का जो बॉन्ड है ये आपका पोलर बॉन्ड है। ये पोलर इसलिए है क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यहाँ पे आपका डेल माइनस आ जाता है, यहाँ पे आपको डेल प्लस आ जाता है। और एक चीज और आपको पता होगा कि H2O मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल के बीच में ये दोनों के बीच में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। तो आपको अगर डिजोल्व करवाना है अल्काइल हैलाइड को वाटर के अंदर, तो ये बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा और साथ में इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ पे आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आपको डायपोल डायपोल भी बॉन्ड लगेगा, और यहाँ पे डायपोल डायपोल के अलावा भंडावाल भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला बॉन्ड को भी तोड़ेंगे और ये वाला भी बॉन्ड को तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद आपको RCl यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे हम लोग H2O में इसको डिजोल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे जो इसके आयन और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड जो बना है, इस बॉन्ड को बनने से पहले इसको ब्रेक करने में हमको एनर्जी देना पड़ता है। यानी कि आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी देना पड़ा, यहाँ पे भी ब्रेक करने में एनर्जी देना पड़ा। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉन्ड बनता है, इसमें से एनर्जी रिलीज होना चाहिए, जो ये दोनों जगह पे हम लोगों को देना पड़ा। यानी कि अगर सिमिलर पहले जो बॉन्ड था इसके बीच में ब्रेक कर दिए एनर्जी लगा करके, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी जो बॉन्ड था हम लोग ब्रेक कर दिए एनर्जी लगा करके, तो हम लोग जब इसको सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, तो इसको डिजोल्व होने के दौरान जो बॉन्ड बनता है इसके बीच में, ये आपस का बॉन्ड जो है उसके बीच में एनर्जी जो है रिलीज जो होना चाहिए, ये बहुत कम रिलीज होता है जितना दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बॉन्ड है। यानी कि आपका डिजोल्व होने का जो सॉल्युबिलिटी है ये वाटर में अल्काइल हाइड्राइड का कम है, इसीलिए यहाँ पे आपका बॉन्ड जो है सिमिलर स्ट्रेंथ का नहीं है, यानी कि कमजोर बॉन्ड यहाँ पे बना है। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपको लेस एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हैलोएल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे जो आपका न्यू बॉन्ड बना है, इससे एनर्जी जो निकलना चाहिए, जितना हम लोग दिए थे यहाँ पे दोनों जगह पर RCl को तोड़ने में और वाटर को तोड़ने में, ये दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल निकलना चाहिए था, लेकिन इससे कम निकलता, बहुत ही कम निकलता है। इसके कारण जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बॉन्ड जो है उतना ज्यादा फिजिबल नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे, एज ए रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोएल्केन इन वाटर इज लो। इसी कारण से आपका वाटर में जो आपका अल्काइल हैलाइड का सॉल्युबिलिटी है ये आपका कम हो जाता है। However, haloalkane tends to dissolve in organic solvent, and because the new intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecule have much the same strength, यानी कि आपको हम लोग जब यहाँ पे वाटर को हटा करके हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ब्रेक करने में जो आपको बॉन्ड आपस में लगता है और यहाँ पे अल्काइल को तोड़ने में जो बॉन्ड लगता है, सिमिलर स्ट्रेंथ का बॉन्ड आपको यहाँ पे उसके आपस में भी अल्काइल हैलाइड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में भी सिमिलर स्ट्रेंथ का बॉन्ड बनता है, इसीलिए इजिली जो है हम लोग देखते हैं कि डिजोल्व हो जाता है और पानी में आपको डिजोल्व नहीं। सेपरेटेड इन द सेपरेट हैलोएल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो तोड़ने में लगा था, ये आपको उतना एनर्जी जो है रिलीज कर देता है, जो एनर्जी आपको तोड़ने में दोनों को लगता है। हम लोग अब क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 6.6 इंटेक्स क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम लोग आज यहाँ तक ही बात करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आपको ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म है, एंड क्लोरो मीथेन है, एंड डाइब्रोमोमीथेन है। ये हम लोग इसको बात करने से पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले, ये आपको 6.6 नंबर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको 6.6 का फर्स्ट नंबर हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले है ब्रोमो इथेन, यानी कि ये है आपका ब्रोमो इथेन। इसके बाद है आपका ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म के बाद है आपका क्लोरोमीथेन,
क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन के बाद आता है आपका डाईब्रोमोमीथेन। हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि आपका ब्रोमोमीथेन का हो जाएगा आपका CH3Br। ब्रोमो फॉर्म का हो जाता है आपका CH Br3। और क्लोरोमीथेन का हो जाता है आपका CH3Cl। और डाईब्रोमोमीथेन का हो जाता है आपका डाईब्रोमोमीथेन, यानी कि आपका दो जो है हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह पे आपको दो Br जो है लगा देगा। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको CS सब में कार्बन एक ही है, लेकिन यहाँ पे आपका ब्रोमीन 1 2 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl है। Cl का साइज जो है छोटा होता है और इसके बाद ब्रोमीन आता है, तो सबसे कम आपका जो है साइज छोटा होने के कारण इसका Cl का मास भी छोटा होता है और मास छोटा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे कम हो जाएगा आपका क्लोरो मीथेन का। और इससे ज्यादा आपको एक Br वाला हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 Br, इसके बाद 3 Br, इससे ज्यादा हो जाएगा आपका ब्रोमो इथेन को हो जाएगा और इससे ज्यादा हो जाएगा आपका डाईब्रोमो इथेन और इससे भी ज्यादा हो जाएगा आपका ब्रोमो। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे है सबसे फर्स्ट है 1 क्लोरो प्रोपेन है। इसके बाद एक आता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और नेक्स्ट है आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन। यानी कि हम लोग जब 1 क्लोरोप्रोपेन की बात करते हैं तो यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं C और यहाँ पे आपका हो गया C और यहाँ पे हम लोग 1 क्लोरोप्रोपेन है तो यहाँ पे हम लोग Cl इसको लगा देंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा। आइसोप्रोपाइल की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे बीच से आपको Cl निकलता है, इसमें हाइड्रोजन निकल करके Cl ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आपको Cl जो है ना 2 नंबर पोजीशन पे लगा देना है। 1 क्लोरोब्यूटेन पे बात करेंगे तो यहाँ पे C और C 4 कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसमें Cl लगा देना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी ये आपका लीनियर है, ये आपका लीनियर है, लेकिन ये ब्रांच, और जैसे ही आपको पता है कि ब्रांचिंग आ जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग इसमें सबसे कम आपका, इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका ब्रांचिंग के कारण सबसे कम जो है आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के बाद जो है इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको हो जाएगा, इससे ज्यादा आइसोप्रोपाइल से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन का उससे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 1 क्लोरोप्रोपेन, इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 कार्बन वाला 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। यानी कि आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको साइज नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा। इसमें आपका 3 है, इसमें आपको 4 है, तो 3 में और 4 में आपको 4 वाला ज्यादा है, इसलिए मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, इसीलिए इसका जो है मास ज्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग ज्यादा देखते हैं। यहाँ तक हम लोग केमिकल रिएक्शन से पीछे तक पढ़ चुके हैं और आप लोग अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बुक को ओपन करके अच्छे तरीके से इसको हर लाइन को और हर क्वेश्चन को इजीली जो है आप इसको समझने का ट्राई कीजिए और आपका नीट एग्जाम हो या 12th बोर्ड एग्जाम हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और हम लोग चैप्टर खत्म करने के तुरंत बाद जो हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे और जैसे ही आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो हम लोग एग्जाम्पलर केमिस्ट्री पे भी बात